वेलकम है हैप्पियंस एंड अभी हम शुरू करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक जो कि होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। अब देखो, रिजिड बॉडी की बात जब आती है तो हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लाग्रांजियन पोर्शन में हमने रिजिड बॉडी पढ़ा है कि जब ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और रिजिडली कनेक्ट होते हैं तो एक रिजिड बॉडी फॉर्म करता है। अब रिजिड बॉडी है उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली क्या है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वही उसी को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब कि m1 मास है वो r डिस्टेंस पे है कोई, और m2 मास है वो r2 डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया टेंसर, ये थ्री टॉपिक्स है। उसकी बात हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि हम 11-12 साइंस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इतना एडवांस लेवल का भी नहीं है और इतना लो लेवल का भी नहीं है। थोड़े और कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे आपके लिए, और 11-12 का अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवाइज भी हो जाएगा। और डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है उसमें यहाँ पे देखो दो पार्ट इसलिए है कि डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है वो प्योरली फिजिक्स के साथ हम डील करेंगे और यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन के साथ डील करने वाले हैं। ये बेसिकली मैथमेटिकल पोर्शन ही है। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा रिजिड बॉडी, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस तरह से डिफाइन होता है कि कोई भी सिस्टम है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफाइन होता है I इक्वल टू समेशन ओवर I मोमेंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर, एंड RI स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा है RI परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस। अब यहाँ पे कोई एक्सिस बोला है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही कैलकुलेट करना है। इसी को ही हम बोलेंगे R, और ये जो मास होगा उसी को हम बोलेंगे M। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे सिस्टम अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सिस्टम कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट सिस्टम है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम समेशन यूज़ करेंगे। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है, सपोज यहाँ पे कोई एक डिस्क दी गई है और ये डिस्क है, उसमें सभी जगह पे मास है, वो आपको पता है कि डिस्क किस तरह से फॉर्म होता है, तो सभी जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर R² dm। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन भी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि कभी भी कोई भी शेप आता है तो आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करके उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली ही इसको याद रखें। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट अगर हम बात करना चाहें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। ओके, और जो आपको एक्सिस दी गई है, आपको जो एक्सिस दी गई है वो यहाँ पे z है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0, z हो गया। अब देखो, अगर I मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू z, ओके, अबाउट z एक्सिस। सो z एक्सिस के अबाउट जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं वो कितना होगा,
देखो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर आपको फाइंड करना है तो कितना होगा वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे आई जेड जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेसन एम आई और आर आई का स्क्वायर मतलब एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। इस तरह से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है सिंपल पाइथागोरस का यूज करके। क्लियर। अब यहाँ पे ये आई जेड जेड है, वैसे ही आप आई वाई वाई निकालते हैं या आई एक्स एक्स निकालते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई वाई वाई है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अराउंड जो भी एक्सिस है वही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स एक्स है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर आप कुछ मतलब भूल जाते हैं तो ये सच एज एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन ये बेसिक है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हमारी हेल्प करने वाला है। क्लियर। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के पहले ही हम टेंसर की बात करते हैं। तो देखो इनर्शिया टेंसर है वो बेसिकली क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है उसका 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है, इनर्शिया टेंसर है वो। और वो टेंसर है वो डायरेक्शन भी देगा, कौन सी डायरेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो भी देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो, देखो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जेड जेड वो एक प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर विच ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स आर जीरो इज आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो ये एक्स आई वाई आई यहाँ पे इंक्लूड होता है और माइनस ऑफ डी एम एक्स वाई, इसी इंटीग्रेशन को भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, सपोज आई एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, सो आई एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो कंप्लीटली ज़ीरो होगा। सपोज आई एक्स वाई लेंगे तो उसमें y है उसका कोऑर्डिनेट ही ज़ीरो आपको मिलेगा। क्लियर। y का कोऑर्डिनेट ज़ीरो मिल जाएगा, मतलब सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो x एक्सिस के अबाउट यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे यहाँ पे x 0 0 है तो y एंड z तो ऑलरेडी 0 ही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो 0 मिल जाएगा। क्लियर। और इनर्शिया टेंसर और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ आप फॉर्मूलेशन से याद रखो, दूसरा उसमें कुछ याद नहीं रखना है। और टेंसर की प्रॉपर्टीज़ की मैंने इससे पहले भी बात की थी कि टेंसर की प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिकली हम इतनी ज़्यादा डिफाइन अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंसर की प्रॉपर्टी समझ नहीं आने वाली है, तो टेंसर की प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। टेंसर है उसको
इस तरह से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमने डिफाइन कर ली कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस है वो 0 हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और देखो सिमेट्रिक एक्सिस है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मतलब कि देखो सपोज यहाँ पे इस तरह से कोई सिस्टम है तो ये जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखो सिमेट्रिक किस लिए है कि यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स वाई है दोनों प्लस प्लस है, एक्स ये वाई, यहाँ पे ये माइनस प्लस है, यहाँ पे ये माइनस माइनस है, और यहाँ पे ये प्लस माइनस है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, मतलब कि ये कैंसल आउट हो रहे हैं, और इतना पोर्शन है वहाँ यहाँ भी इतना ही सेम ही पोर्शन है, तो सेम पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे कैंसल आउट हो रहे हैं, मतलब सेम ही है सभी जगह पे तो कैंसल आउट हो रहे होंगे, तो ये है सिमेट्रिक होगा। अब कभी कभी जो एक्सिस है वो सिमेट्रिक नहीं भी होता है, तब भी उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाएगा, और सिमेट्रिक नहीं होता है फिर भी वो प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। सिमेट्रिक एक्सिस आर ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस, बट समटाइम्स अनसिमेट्रिक एक्सिस आर मे बी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस बन ही नहीं सकते। क्लियर? देखो इफ एक्सिस आर नॉट सिमेट्रिक देन दोज एक्सिस कैन ऑल्सो बी अ प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब अगर 1D और 2D में कोई, यहाँ पे देखो एक रोड है, 1D और 2D ऑब्जेक्ट में से कभी भी डायगोनली कोई एक्सिस पास हो रही है तो कभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो सकती, कभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो सकती। 1D और 2D डायगोनली, 1D और 2D ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस passing diagonally। क्लियर? तो 1D और 2D मोशन 1D और 2D ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो रोड है या तो यहाँ पे डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क है, उसमें भी ये जो एक्सिस है वो डायगोनली मतलब पास हो रही है कोई एंगल पे डायगोनली और एट सम एंगल, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो सकती है। क्लियर? और यहाँ पे और थोड़े बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो देखो इनर्शिया टेंसर है, तो इनर्शिया टेंसर है उसकी आइगन वैल्यू ऑफ इनर्शिया टेंसर, आइगन वैल्यू ऑफ इनर्शिया टेंसर gives principal moment of inertia and eigenvector of inertia tensor
gives direction of मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? सो ये दो चीजें हैं आपको नोट करनी है। अब देखो आइगन वैल्यू है वो बेसिकली ये IXX, IYY और REZZ ये सभी है वो आइगन वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जब मैट्रिक्स है वो डायगोनली आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर देते हैं तो आप आइगन वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्टली ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस देगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है और वो जो आइगन वेक्टर होता है वो डायरेक्शन भी दे रहा है। क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड also some parallel axis theorem and perpendicular axis theorem। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। इसको यहाँ पे मैं आपके लेवल पे समझा रहा हूँ। ये 11th-12th में ऑलरेडी आपको थियोरेटिकली समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार 11th-12th की बुक है वो ओपन करके ये इनर्शिया वाला चैप्टर है वो आप निकाल के डायरेक्टली रिफ़र कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही जो बेसिक डेफिनेशंस है उसमें अभी हम डीपली नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो हम समझने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको किस तरह से उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डील करना है। सो यहाँ पे देखो नेट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं और हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और क्लियर करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है कि 2 masses m each आर प्लेस्ड एट पॉइंट XY। तो यहाँ पे देखो पहले हम XY प्लेन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब XY प्लेन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज ये हमारा XY प्लेन हो गया, ये हमारा X, ये Y। अब XY प्लेन में देखो M मासिस है वो कहाँ पे प्लेस किए गए हैं? सपोज पॉइंट A पे, यहाँ पे और -A पे, तो मतलब कि यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे m मास लिख देते हैं, ये m और ये m, इसके कोऑर्डिनेट -A, इसके कोऑर्डिनेट A और A है। अब दूसरे जो दो मास है एंड 2 masses 2m ईच यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, यहाँ पे -A पे और यहाँ पे तो यहाँ पे 2 मास यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इसकी वैल्यू है 2m और कोऑर्डिनेट क्या है -A और यहाँ पे वैल्यू है मास की 2m और A कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पे बोला है कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम R। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आपको बोला है तो देखो या तो आप क्या करें कि y एक्सिस को या तो x एक्सिस को यहाँ पे एज अ हम क्या बोलेंगे कि y एक्सिस या तो x एक्सिस को पहले प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। चलो सो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या करना है, चेक वेदर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर प्रिंसिपल और नोट। तो
प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स वाई वो 0 होना चाहिए। तो सपोज अब यहाँ पे लेते हैं पहले कि ये जो y एक्सिस है उसी को ही हम यहाँ पे अभी प्रिंसिपल एक्सिस मान के चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आई एक्स वाई 0 नहीं आया तो हम सोच लेंगे कि y है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो y है वो प्रिंसिपल एक्सिस अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट y इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब आई एक्स वाई है, आई एक्स वाई क्या होगा यहाँ पे नीचे लिखते हैं आई एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ समेसन एम आई एक्स आई वाई आई। अब यहाँ से फिर से लिखते हैं, देखो माइनस, और यहाँ पे देखो ये y एक्सिस को अगर हमने प्रिंसिपल लिया है अगर, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा a, ये a डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है वो a हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो भी a हो गया, और ये डिस्टेंस है वो भी a हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो आपको a मिल रहा है। अब पहले मास की बात करें, पहले इसको लिखते हैं। तो मास है 2m और x y है, एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस a। तो माइनस a और a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस a मतलब कि a का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखो मास है m और एक्स वाई की वैल्यू है a इंटू ए मतलब कि a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो फिर से क्या आ जाएगा प्लस 2m और माइनस ऑफ a का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस m और a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस a और माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे m स्क्वायर और ये माइनस 2m स्क्वायर यहाँ से निकल रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2m a स्क्वायर मिल जाएगा आई एक्स वाई। अब आप सेम प्रोसीजर करेंगे x के कोरस्पॉन्डिंग, देखो आई एक्स वाई है, x के कोरस्पॉन्डिंग प्रोसीजर करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा आई एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आई एक्स वाई इक्वल टू 0 है तभी ही ये जो एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी, अदरवाइज ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब यहाँ पे रीजन लिख दो, हियर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी ये हमें देखना है, क्योंकि ये नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो इतना इजी भी नहीं पूछ देंगे कि आप डायरेक्टली ही अपने आप निकाल ले। तो एज्यूम दैट y इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लिखा था ये एजम्पशन हो गया हमारा रॉन्ग। सो ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया, ऐसा भी लिख देना है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस तो नहीं है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, तो दूसरी जो एक्सिस है वो हमें क्या करनी है, सिमेट्रिक एक्सिस। तो देखो सिमेट्रिक एक्सिस मतलब कि देखो 2m और 2m है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कब आएंगे, जब यहाँ से इस तरह से कोई एक्सिस है वो पास हो रही होगी तब। ओके, और या तो m और m दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कब आएंगे, जब
इस तरह की कोई एक्सिस है वो पास हो रही होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये एक्सिस और ये एक्सिस हमारी सिमेट्रिक एक्सिस हो गई, तो इसको 1 और इसको 2 इस तरह से एक्सिस बोल देते हैं। सो हियर 1 and 2 एक्सिस आर द सिमेट्रिक एक्सिस। अगर सिमेट्रिक है तो डायरेक्टली ही हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इसके अबाउट। सो I1 अगर हम बात करें तो I1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा √2a। क्लियर? √2a डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से I1 के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, देखो m, यहाँ पे मास क्या हो गया m, और √2a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस m और √2a का स्क्वायर। सो 2 टाइम्स ऑफ √2a का स्क्वायर करेंगे तो 4ma का स्क्वायर मिल जाएगा I1, और I2 की बात करें तो 2m और √2a का स्क्वायर। यहाँ से ये डिस्टेंस है वो ये हो गया √2a और ये भी √2a पाइथागोरस के थ्योरम से। अब प्लस सेम 2m इंटू √2a का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8ma का स्क्वायर। I2 है वो मिल गया और I1 है वो हमें 4ma स्क्वायर मिल गया। तो आपका जो ये क्वेश्चन था जो रिजिड बॉडी में पूछा गया था, रिजिड बॉडी के टॉपिक से, सो 4ma स्क्वायर एंड 8ma स्क्वायर है वो आपका आंसर हो गया, और आंसर है वो बी है। सो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर हमारा हो गया। तो यहाँ से देखो बेसिकली क्या इस प्रॉब्लम से सीखना गया था, एक तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालनी है उसके बारे में किस तरह से सोचना है, और एग्जाम में बोला गया है सिर्फ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है कि वाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस को अपने आप से ही अज्यूम कर लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और डायरेक्टली ही आप इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि पूछा है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा है तो आपको कंपल्सरीली प्रिंसिपल एक्सिस ही यहाँ पे लिखनी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो गई। अब उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ प्रॉब्लम अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करें तो थोड़े पॉइंट्स है। देखो सपोज कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। अब दूसरी बात कि सपोज कोई दो एक्सिस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तीसरी एक्सिस से इक्वल होती है या तो ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों जो थर्ड वन एक्सिस है उससे कम होते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें ही आपको याद रखनी है, मतलब कि कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो आंसर है वो कंप्लीटली गलत आ रहा हो। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका आंसर है वो अगर थोड़ा बहुत गलत आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसको 1 और 2 स्टेप्स में ही करेक्ट कर सकते हैं। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अगर हम बात करें तो
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो 1D और 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड होगा और उसका सिंपल फॉर्मूला है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड इफ ऑब्जेक्ट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। अगर आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स हो रहा है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट लाइंग इन वाई जेड प्लेन। क्लियर? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से, देखो सपोज यहाँ पे सपोज x है, ये y है और यहाँ पे आपका लूप है, सर्कुलर लूप, ये वायर है, ओके, ये वायर है। अब यहाँ पे वायर है, उसका मास है m। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो देखो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली ही बता रहा हूँ कि वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड, देखो जब वायर है उसको इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो ये है जेड एक्सिस, तो वायर के सेंटर ऑफ मास में से जब एक्सिस पास हो रही है और वो वायर के परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब लूप इस तरह से है और ये एक्सिस है वो डायरेक्टली ऊपर जा रही है, मतलब कि यहाँ से इस तरह के आप सोच सकते हैं कि जेड एक्सिस इस तरह से है और वायर का जो लूप है उसके परपेंडिकुलर जा रही है सेंटर में से पास होती हुई। तो उसके कोरस्पोंडिंग ये सपोज इसकी रेडियस है r, तो mr², ये उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। अब i x x और i y y है वो mr²/2 होगी। तो अगर दोनों का सम करेंगे तो mr² आ जाएगा। क्लियर? और अदरवाइज हम इस तरह से भी आई जेड जेड हमें पता है और यहाँ पे देखो ओरिजिन पे ही है और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है, उसके कोरस्पोंडिंग ये परपेंडिकुलर थ्योरम हम लगा रहे हैं अभी mr²। तो सपोज आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है वो दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स लिख सकते हैं, तो mr²/2 एंड आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू mr²/2। यहाँ से ये फॉर्मूला हमें मिल सकता है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे देखो डिस्क है, ये है सर्कुलर लूप, सर्कुलर रिंग या तो लूप। रिंग है मतलब कि सिर्फ एक ही यहाँ पे सरफेस होगी और उसकी रेडियस है वो r होगी। अब आपको बोला जाए कि एक्सिस, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about axis passing through its center and perpendicular to the ring, तभी आपको क्या सोचना है, ये आई जेड जेड के बारे में पूछ रहे हैं और mr² है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो किस लिए होगा, सर्कुलर रिंग के लिए, और एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, ओके, प्लेन ऑफ रिंग। अब यहाँ से आगे चलते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं और इसके बेस पे कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में क्या कहा जाता है कि वो 1D 2D और 3D कभी भी वैलिड है। और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम में क्या बोला जाता है कि सपोज यहाँ पे आपकी कोई एक एक्सिस है z, मतलब कि देखो जैसे ही हमने यहाँ पे लूप है, जो सर्कुलर रिंग की बात हम कर रहे थे, उसके कोरस्पोंडिंग उसमें z एक्सिस है, उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी mr²।
अब सपोज एम आर स्क्वेयर यहाँ पे कोई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपको बोला जाए कि अब ये एक्सिस के कोरस्पोंडिंग नहीं, इसके पैरेलल एक एक्सिस जा रही है जो कि वो डी डिस्टेंस पे है, तब यहाँ पे जो आपकी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस क्या आएगी, नए एक्सिस के कोरस्पोंडिंग। तो आपको क्या करना है, जो ये एक्सिस था उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, मतलब कि आई सी, और दूसरा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। सपोज डी है तो एम डी स्क्वेयर ऐड कर दो। अब यहाँ पे सपोज इस तरह से मैं बोल दूं तो find the moment of inertia passing through the ring and perpendicular to the ring। मतलब कि अब यहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो इसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें I, तो क्या आ जाएगी, देखो आई सी प्लस एम, यहाँ पे मास सपोज एम कैपिटल एम लिख देते हैं, और ये जो रेडियस है वो आर हो जाएगी, तो एम आर स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आर, तो डी की जगह पे आर पुट कर दो, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो एम आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एम आर स्क्वेयर, मतलब कि आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वेयर हमें मिल जाएगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के कोरस्पोंडिंग हमें मिल रही है। अगर आपको यही एक्सिस है वो यहाँ पे बोली जाए, ओके, जो कि है डिस्टेंस r/2, ये है r/2 डिस्टेंस पे, तो आपको क्या करना है, r/2 डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे एम आर स्क्वेयर पुट कर दो, और यहाँ पे देखो ये गलती कभी भी मत करना कि यहाँ पे r²/2 कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको डायरेक्टली क्या करना है कि r की जगह पे r/2 पुट करने से आपको स्क्वेयर मिल जाएगा, और यहाँ से आपका mr²/4 मिल जाएगा, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 mr²/4। क्लियर? तो ये डिफरेंट डिस्टेंस है वो गिवन होगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह से भी पूछ दे कि यहाँ से अब यहाँ पे एक लूप है और ये जो डिस्टेंस है ये d है और ये जो डिस्टेंस है वो r है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना होगा, जो m और r प्लस डी, सॉरी यहाँ पे स्मॉल d है, r प्लस डी का स्क्वायर, इस तरह से आपको लिखना होगा। क्लियर? और ये दोनों एक्सिस है वो कंप्लीटली पैरेलल होनी चाहिए, कंप्लीटली पैरेलल नहीं है तो ये थियरम आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेस पे ही हम सभी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके पहले अभी हमें सभी ऑब्जेक्ट्स है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होनी चाहिए, मतलब कि डिस्क है, रिंग है, डिस्क के सेंटर में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, या तो प्लेन इन द प्लेन ऑफ डिस्क है। ये सभी बातें अगर सपोज स्क्वायर की बात करें, क्यूब की बात करें, या तो स्फेरिकल होलो शेल की बात करें, एन्युलर रिंग की बात करें, तो ये सभी शेप है उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अब तक इतना ही रखते हैं, अदरवाइज थोड़ा मिक्स हो जाएगा सभी चीज़ें। तो यहाँ पे आप ये रिवाइज कर लो, 1-2 बार ये सभी चीज़ें देख लो, और प्रॉब्लम है उसके बेस पे ही हम यहाँ पे बात करेंगे। जीपीएससी में भी लास्ट में ये एक प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजिड बॉडी कंसेप्ट से पूछा गया था।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।